नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने एनोड किरणों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन एनोड किरणों से थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करते हैं और आगे अपन प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं पहली वाली क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो रिवाइज करवाने का कोई मतलब है नहीं। आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं, आपने एक एक चीज को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है। अब अपन प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की बात करते हैं तो देखो इधर प्रोटॉन की बात करते हैं और प्रोटॉन की खोज के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, खोज के बारे में। तो प्रोटॉन की अगर आपसे खोज पूछा जाए तो थोड़ा सस्पेंस है, आपको भी याद रखना है। अगर खोज पूछी जाए तो भाई हमारी जो एनसीईआरटी है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी, वो तो ये कहती है कि गोल्डस्टीन ने तो केवल किसकी पहचान की है, एनोड किरणों की पहचान की है। एनोड किरणों की क्या की है, खोज की है। और पेपर में जब भी प्रश्न आया है तो इसका उत्तर किसको माना गया है, गोल्डस्टीन को माना गया है। और इसके अलावा अगर अपन इलेक्ट्रीशियन वाले पार्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं तो उसको वहां पर रदरफोर्ड माना गया है। मैं दोनों नाम लिखा देता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको टैकल करना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि जो भी टीचिंग लाइन एग्जाम होते हैं वहां पर इसको गोल्डस्टीन के रूप में भी पढ़ाया जाता है। तो हम उत्तर जो हम करके आएंगे वो गोल्डस्टीन ही करके आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं लिख दोनों देता हूं। खोज, खोज याद रखना है किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डस्टीन ऑप्शन में न आए और ऑप्शन में आ जाए रदरफोर्ड, तो आप इसको रदरफोर्ड मानोगे। क्या मानोगे, रदरफोर्ड मानोगे। क्लियर है बात? हाँ, अरे बोलो समझे में आई या नहीं आई? रदरफोर्ड मानोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस बात को डिक्लेयर ये कर देता हूं कि एनसीईआरटी जो गोल्डस्टीन मानती है ना, वो मानती है किस रूप में, एनोड किरणों के रूप में। और जो रदरफोर्ड ये कहता है कि सभी एनोड किरणें प्रोटॉन थोड़ी हो सकती है, हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है वही तो प्रोटॉन हो सकता है। तो प्रोटॉन को पहचानने का काम किसने किया, रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोटॉन की बात करें अपन तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश, ये आवेश होता है भाई मेरे कितना, तो आप कहोगे +1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, सॉरी -27, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। -19 क्या होता है, गुलाम होता है। फ्लो में थोड़ी सी हो जाती है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको सही कर दिया है, आप भी सही करोगे, ठीक है। हाँ, -19 क्या होता है, गुलाम होता है। अगर प्रोटॉन पर द्रव्यमान पूछा जाए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आप बताओगे, आवाज आ रही है ना? हाँ, प्रोटॉन का द्रव्यमान आप बताओगे भाई, याद रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67, कितना बताओगे, 1.67। और कितने 6, तो आप कहोगे 26 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। या आप कह सकते हो 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस, याद रखना 24, क्या कहोगे आप, ग्राम कहोगे। ये बातें तो आपने पढ़ रखी है, आपके लिए जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा कोई अनजान बातें नहीं है, आप सब ने इनको पढ़ रखा है, ना। चलो बात करते हैं अपन, प्रोटॉन क्या है। अगर हमसे पूछा जाए प्रोटॉन क्या है, तो आप कहोगे सर जो प्रोटॉन है ना, वो हाइड्रोजन का नाभिक होता है। तो हम कहेंगे प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है। प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और एक बात आपको याद रखनी है कि सर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हाइड्रोजन से, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना, 1837 गुना क्या होता है, गुना भारी होता है, भारी होता है। 1837 गुना भारी होता है। क्लियर है? हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोटॉन के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं। प्रोटॉन के बारे में और बहुत अच्छी बात पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं सर? देखो, ये है हमारे पास में परमाणु, और परमाणु के अंदर, परमाणु के जो अंदर इसका क्या है, ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या चीज है, एक तो प्रोटॉन है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये न्यूट्रॉन है। क्लियर है बात? ये क्या है सर? ये है नाभिक। और आप सबको पता है नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन होता है। तो नाभिक का अगर पूछा जाए आपसे, इस नाभिक का कुल आवेश, नाभिक का कुल जो आवेश होता है, नाभिक का कुल आवेश, नाभिक का कुल जो आवेश होता है, कुल आवेश याद रखना किसके कारण होता है, नाभिक का कुल आवेश, कुल आवेश प्रोटॉन के, प्रोटॉन के, प्रोटॉन के आवेश के कारण होता है, प्रोटॉन के आवेश के कारण होता है, आवेश के कारण होता है। क्या बात कर रहे हो सर जी? हाँ, याद रखना यही बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन है तो आवेश किस पर रहता है, प्रोटॉन पर रहता है, और प्रोटॉन किसके अंदर है, नाभिक के अंदर। और नाभिक कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। किसके कारण आया ये पॉजिटिव चार्ज? ये पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन के कारण आया है। किसके कारण आया है? प्रोटॉन के कारण आया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। उसके बाद में याद रखना है प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद में प्रोटॉन पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको याद रखना है 1.67, कितने 6, 2 6, कितने 6, 2 6, 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ग्राम में कहोगे तो -24 ग्राम। प्रोटॉन जो होता है वो क्या है, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिक होता है। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिक होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए सर जी कि यह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 1837 गुना भारी होता है। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में। अब आपसे पूछा जाए कि जो नाभिक होता है, उस नाभिक पर कुल आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो तो याद रखना है प्रोटॉन के आवेश के कारण आता है। किसके कारण आता है? प्रोटॉन के आवेश के कारण आता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? नाभिक पर जो कुल आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के कारण आता है, प्रोटॉन के आवेश के कारण आता है। प्रोटॉन क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो हमारा जो अगला मूलभूत कण है उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? तो याद रखना अगला जो मूलभूत कण है उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन नाम है। न्यूट्रॉन की बात करें अपन, तो जो न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की क्या है? खोज। इसकी बात करें तो आपको पहली बात तो याद रखना न्यूट्रॉन की खोज, खोज किसने की है? खोज की है जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने, याद रखना जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की है। और जेम्स चैडविक ने जो खोज की थी वो खोज याद रखना है, एक धातु था बेरिलियम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेरिलियम। क्या नाम है? बेरिलियम। और इस बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी? धातु पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की क्या करवाई थी? बौछार करवाई थी, बौछार करवाई। जिसके परिणाम स्वरूप अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? अल्फा कणों की बौछार करवाई। जिसके परिणाम स्वरूप याद रखना है न्यूट्रॉन की क्या हुई थी?
न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की क्या हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। क्लियर है? हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की याद रखना क्या करवाई थी? बौछार करवाई, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो न्यूट्रॉन को अपन n से लिख देते हैं, n ऊपर उदासीन है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप तो हमें ये बताओ सर कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन पर आवेश की बात की जाए, अगर न्यूट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो आप कहोगे न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। उदासीन बोले तो सर जी शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। क्लियर है? ठीक है, उदासीन बोले तो कितना होता है? शून्य होता है। अब अगर बात की जाए सर कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की तुलना में हल्का सा भारी होता है, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? द्रव्यमान में बराबर होते हैं। लगभग क्या होते हैं? द्रव्यमान में बराबर होते हैं। कितना होता है इसका द्रव्यमान? इसका द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 क्या होता है? किलोग्राम। माइनस क्या होता है? 27 किलोग्राम। हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो याद रखना है लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है किसकी तुलना में? तो आप कहोगे प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। ठीक है ना? प्रोटॉन की तुलना में हल्का सा क्या होता है? भारी होता है। अब आपसे पूछा जाए नेक्स्ट, देखो इधर रिवाइज करवा देता हूं, चलो। खोज जेम्स चैडविक ने की है। खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। फिर देखो बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की क्या करवाई? बौछार करवाई, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की खोज हुई। किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद में आप याद रखो, देखो आवेश याद रखना है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? उदासीन। और द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये बात आपको याद रखनी है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे बोलो जय बजरंग बली की नहीं, क्या सर जी समझ आया? ओके, बजरंग बली की भी जय बोलनी है। अब बोलो बजरंग बली की जय। हाँ, बोलो बजरंग बली की जय। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट इसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का या के द्रव्यमान का बढ़ता क्रम लिखो। बढ़ता या घटता क्रम जो भी कहा जाए, बढ़ता क्रम लिखो। इसका मतलब आपको सबसे पहले लिखना है सबसे हल्का कण। तो सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उससे भारी कौन होता है? प्रोटॉन। और उससे भी भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। अगर पेपर में घटता क्रम पूछा जाए तो जस्ट इसका उल्टा, सबसे भारी न्यूट्रॉन, उससे हल्का, सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। और उससे हल्का कौन आ जाएगा? उससे हल्का आ जाएगा कौन? सबसे भारी न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना ये क्या है? ये घटता क्या है? ये घटता क्या है? ये घटता क्रम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, न्यूट्रॉन सबसे क्या होता है? भारी होता है। बोलो आया समझ? क्लियर है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का बढ़ता क्रम तो ये है, और नीचे वाला जो क्रम है वो क्या है? घटता क्रम है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि ये अल्फा कण क्या होता है।
ये जो अल्फा कण है ये क्या होता है सर जी, ये अल्फा कण क्या होता है? तो देखो इधर, इसको अपन कहते हैं हीलियम। क्या कहते हैं मेरे भाई? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और हीलियम पर जो द्रव्यमान होता है हीलियम का वो होता है 4। कितना होता है? 4। और जो हीलियम है उस हीलियम पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस का कितना? 2। प्लस का कितना? 2। तो हम ये कह सकते हैं सर जी कि जो हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक होता है, हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक, हीलियम का द्विधनावेशित जो नाभिक होता है, हीलियम का द्विधनावेशित जो नाभिक होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? अल्फा कण के नाम से जानते हैं। समझ आया या नहीं आया? अल्फा कण क्या है? हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। अब बताओ अल्फा कण पर चार्ज कितना? प्लस का 2। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना? प्लस का 4। और अल्फा कण का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब है हमारा एग्जाम का अच्छा प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब ये प्रश्न करना है आपको। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है सर जी, हमें क्या याद रखना, ये दे रखा है प्रश्न कि एक तो दे रखा है अल्फा कण। क्या दे रखा है? अल्फा कण। एक दे रखा है, हमें याद रखना है न्यूट्रॉन। एक दे रखा है प्रोटॉन और एक दे रखा है इलेक्ट्रॉन। एक दे रखा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के एम का बढ़ता क्रम लिखो। ये है हमारा प्रश्न। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान देना, ये E/m का क्या है? बढ़ता क्रम हमसे पूछा है। इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, इस प्रश्न को इसी आधार पर लिखते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखें? सबसे पहले अपन लिखेंगे सर जी अल्फा कण। ये लिख लेते हैं अपन। क्या लिख लेते हैं? अल्फा कण। ठीक है। उसके बाद में लिख लेते हैं अपन न्यूट्रॉन, फिर लिख लेते हैं अपन प्रोटॉन और फिर लिख लेते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या ज्ञात करना है हमें? E/m का बढ़ता क्रम लिखना है। तो हम लिखेंगे सर ये E/m और इसका लिखते हैं अपन E/m और इसका लिखते हैं अपन E/m और इसका लिखते हैं अपन E/m। अब ध्यान देना कि अगर आवेश का मान क्या हो जाए? आवेश का मान कम है और द्रव्यमान का मान क्या है? द्रव्यमान का मान क्या है? ज्यादा। तो जो इस कंडीशन के अंदर E/m का जो मान आएगा वो क्या आएगा? कम। वो क्या आएगा? कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? भी ज्यादा का भाग अपन कम में दे रहे हैं तो वैल्यू 1 से कम आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना? आएगी। फिर देखो, अगर आवेश का मान क्या हो जाए? आवेश का मान हो जाए, याद रखना, ज्यादा, और द्रव्यमान का मान क्या हो जाए? द्रव्यमान का मान हो जाए कम, तो फिर याद रखना इस कंडीशन के अंदर E/m का जो मान आएगा वो 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि कम का भाग अपन किस में दे रहे हैं? ज्यादा में दे रहे हैं। तो फिर याद रखना E/m का मान क्या आता है? ज्यादा आता है। समझे या नहीं समझे? उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। अल्फा कण के ऊपर आवेश कितना होता है? तो अल्फा कण के ऊपर आवेश होता है 2e। कितना होता है? 2e। और अभी हम पढ़ के आए ना, अल्फा कण के ऊपर आवेश 2e होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहोगे 4m होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 और द्रव्यमान होता है इसका m मान लेते हैं। m का m रहने दो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान होता है, इसलिए इसको E/m ही रहने दो और इसको भी E/m ही रहने दो। अब इसको जब अपन काटेंगे तो ये ऊपर बचेगा कितना? E और नीचे बच गया कितना? 2m। कितना बच गया? 2m। क्लियर है? ऊपर बच गया है
देखो इधर, इधर देखो आप, ये ऊपर बच गया क्या, ई, नीचे बच गया 2m, इसको काटा 2 आएगा, ठीक है। इधर कितना बच गया, इधर सिर्फ वापिस वही है, क्या है इधर, इधर 0/m है, इधर कितना है E/m है, और इधर कितना है E/m है। क्लियर है? अब मुझे आप ये बताओ, अगर 0 में द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आवेश 0 है मतलब सबसे कम है, अगर आवेश 0 में द्रव्यमान का भाग देंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी या ज्यादा आएगी, 1 से कम आएगी और बहुत कम आएगी। इसलिए याद रखना, न्यूट्रॉन का जो E/m होता है वो सबसे क्या होता है, कम होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? इसका ये आवेश है, इसमें 2m का भाग देंगे तो याद रखना है 2m का इसके अंदर भाग देंगे तो वैल्यू इसकी तुलना में थोड़ी क्या आएगी, ज्यादा, तो हम लिखेंगे ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है। अब देखो इधर, ये है आपके पास में प्रोटॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। आवेश दोनों का समान होता है, द्रव्यमान ज्यादा हो गया, आवेश दोनों का समान मतलब आवेश कम है, आवेश कम है इसका मतलब ज्यादा का भाग कम में दोगे तो फिर E/m का जो मान आएगा वो प्रोटॉन का अल्फा कणों से ज्यादा आएगा, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान इसका कम है, आवेश इसका क्या है, दोनों का बराबर है, इसका द्रव्यमान कम है तो कम द्रव्यमान का ज्यादा आवेश में भाग देंगे अपन, तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का E/m है वो आपको सर्वाधिक क्या होता है, प्राप्त होता है। E/m सर्वाधिक क्या होता है, प्राप्त होता है। देखो इधर, द्रव्यमान सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। उसके बाद में द्रव्यमान ज्यादा किसका, अल्फा कण का, अल्फा कण का। लेकिन आवेश का मान 0 है किसका, न्यूट्रॉन का, तो E/m का मान न्यूट्रॉन का तो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ठीक है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन सबसे कम है ना ये द्रव्यमान, सबसे कम है, तो याद रखो सबसे कम द्रव्यमान है, इसका मतलब इसका E/m सबसे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये क्रम इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। E/m का क्या है, ये बढ़ता क्रम है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपन, चलो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। ये तो मूलभूत कण पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए हमने, मूलभूत कण। और अब अपन पढ़ रहे हैं परमाणु के कुछ क्या पढ़ रहे हैं, सहायक कण पढ़ रहे हैं। परमाणु के क्या पढ़ रहे हैं अपन, सहायक कण पढ़ रहे हैं। ये लीजिए, ये है हमारा सहायक कण, और सहायक कण जो है उनमें सबसे पहला जो कण अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम याद रखना क्या है, उसका नाम है, सहायक कण का सबसे पहला कण है और वो है, याद रखना, पॉजिट्रॉन। क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन याद रखना है इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा आ जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा आ जाए, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा आ जाए, पॉजिटिव आवेश आ जाए, तो इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। देखो ध्यान से, इसकी जो खोज है ना, खोज वो की है किसने, तो CD एंडरसन ने की है। CD एंडरसन ने इसकी क्या की है, खोज की है। CD एंडरसन ने इसकी खोज की है। इस पर आवेश क्या होता है, आवेश याद रखना प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, मतलब प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। -19 क्या होता है, कूलाम होता है। प्रोटॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है ना मेरे भाई, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के कितना, 9.1 × 10⁻⁻31 क्या होता है, कूलाम होता है।
हुआ या नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण? इलेक्ट्रॉन के बराबर तो क्या रख रहा है, ये द्रव्यमान रख रहा है, रखता है ना, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के बराबर क्या रख रहा है, ये आवेश रख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो सीडी एंडरसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। सीडी एंडरसन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और इस पर जो आवेश होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। क्लियर है? अब देखो दूसरा जो कण आता है वो आता है, इसका दूसरा कण वो होता है एंटी प्रोटॉन। दूसरा जो कण होता है वो होता है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन कैसे? तो प्रोटॉन का कैसा कण है, ये विपरीत कण है। प्रोटॉन का विपरीत कण कैसे होगा? ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। कैसे? पहली बात तो याद रखना, इसकी जो खोज है वो सैगरे नामक वैज्ञानिक ने की है। किसने की है? इसकी जो खोज है ना वो सैगरे नामक वैज्ञानिक ने की है। सैगरे, किसने की है? सैगरे ने की है। फिर आपसे पूछा जाए इस पर आवेश, आवेश इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ना वो द्रव्यमान होता है किसके बराबर? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। माइनस 27 किलोग्राम। तो बोलो ये आपका जो कण है ये प्रोटॉन के विपरीत है या नहीं? प्रोटॉन के विपरीत है या नहीं? जरूर है। किसके विपरीत है ये? प्रोटॉन के विपरीत कण है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे बोलो समझ आया या नहीं आया? आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा कण। और तीसरा जो कण है उसकी अपन चर्चा करते हैं, उसका नाम है मेसोन। कौन सा कण है तीसरा कण? मेसोन कण है। मेसोन कण याद रखना परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करता है। इसको अपन लिख देते हैं मेसोन। और मेसोन जो है इसको अपन म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। ये म्यू उदासीन भी हो सकता है, ये म्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और ये म्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो म्यू मेसोन जो होता है उदासीन, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये याद रखना अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अब इसकी जो खोज है वो खोज की है वैज्ञानिक है जिसका नाम है युकावा। इसकी जो खोज है वो खोज की है युकावा ने। और बस थोड़ी थोड़ी चर्चा याद रखना है इसकी। और इसका जो कार्य ना, इसका कार्य क्या है? कार्य याद रखना, ये परमाणु को क्या करता है? परमाणु को स्थायित्व प्रदान करता है। परमाणु को स्थायित्व प्रदान करता है। परमाणु को स्थायित्व प्रदान करता है। कैसे? कैसे प्रदान करता है कि ना वो आगे पढ़ेंगे अपन। कहा? जब अपन पढ़ेंगे परमाणु मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे? परमाणु मॉडल्स। वहां पर मैं आपको बताऊंगा परमाणु को स्थायित्व कैसे प्रदान करता है। एक बात सोचो, हाइड्रोजन का नाभिक छोटा सा है जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। सोडियम का नाभिक देखो छोटा सा है, नाभिक का तो आकार सेम ही होता है सबका। उस छोटे से नाभिक के अंदर याद रखना है सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है? 11 या आप कह सकते हो 12 11 प्रोटॉन, 12 क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस चार्ज है प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन उदासीन है। तो ये छोटे से नाभिक के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं? तो ये क्या करता है? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस में? प्रोटॉन में क्या करता रहता है? बदलता रहता है ना। तो ये मेसोन जो कण है ये परमाणु को क्या प्रदान करता है? स्थायित्व प्रदान करता है। फिर याद रखना है इसके अंदर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन कि सर ये बीटा कण क्या होते हैं? ये क्या है? कौन से कण है ये? बीटा कण। बीटा कण क्या है? तो उच्च वेग से गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बीटा कण कहते हैं। बीटा कण क्या होता है? तो हम कहेंगे सर उच्च वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन, उच्च वेग से गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होता है, उच्च वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है? आपका बीटा कण कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा कण कहलाता है। एक होता है गामा किरणें। क्या होती है? गामा किरणें। ये जो गामा किरण है ये क्या है?
गामा किरण की बात करें अपन, गामा किरण की बात करें तो गामा किरण क्या है? गामा किरण याद रखना उदासीन होती है। ये क्या होती है? उदासीन होती है। गामा किरण क्या होती है मेरे भाई? उदासीन होती है, पहली बात याद रखना। फिर याद रखना इनका विश्राम द्रव्यमान जो होता है, विराम द्रव्यमान होता है, वो शून्य होता है। इनका जो विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान क्या होता है? इनका शून्य होता है। मतलब ये गति नहीं करती उस समय इनका द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। बताओ समझ आया या नहीं आया? बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में याद रखना है आपको न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, या न्यूट्रिनो बात कर लेते हैं अपन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, जो भी न्यूट्रिनो लिख लेते हैं। चलो न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो भी क्या है? परमाणु का एक सहायक कण है। ये भी आवेशहीन होता है। क्या होता है ये आवेशहीन होता है, मतलब उदासीन होता है। आवेशहीन या उदासीन बात एक ही है, उदासीन होता है। और अत्यंत सूक्ष्म क्या रखता है? ये बहुत कम क्या रखता है? द्रव्यमान रखता है, बहुत कम क्या रखता है? ये बहुत कम द्रव्यमान रखता है। बोलो समझ आया या नहीं आया? बहुत कम क्या रखता है? द्रव्यमान रखता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें थी, हमने पढ़ रखी है पहले, है ना? और आज और फिर पढ़ी है हमने। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां से शुरू होती है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है हम परमाणु की कुछ प्रजातियां पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु की कुछ प्रजातियां पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु की प्रजातियां, परमाणु की कुछ प्रजातियां पढ़ने जा रहे हैं। और इन प्रजातियों के अंदर इंपॉर्टेंट है सबसे पहली प्रजाति हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समस्थानिक। क्या नाम है? समस्थानिक। ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। समस्थानिक, ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, समस्थानिक। और समस्थानिक को इंग्लिश में अपन कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो याद रखना आइसोटोप क्या होता है? क्या होता है आइसोटोप? उसकी बात करते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब समान स्थान वाला, समान स्थान वाला, यानी एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु होंगे तभी तो समान स्थान होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। तो समस्थानिक को अपन क्या कहते हैं? ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। देखो, मान लो आपके पास में एक X कोई क्या है? परमाणु है। ये X कोई क्या है? परमाणु है। और जिसका परमाणु क्रमांक हमने Z लिखा है, जिसका परमाणु क्रमांक हमने क्या लिखा है? Z लिखा है। और उसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो लिखा है हमने A1। कितना लिखा है? A1। एक दूसरा परमाणु है, वो भी हमारे पास में क्या है? X है। वो भी हमारे पास में क्या है? X है, जिसका भी परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? Z दे रखा है। और इसका परमाणु जो द्रव्यमान है, इसका परमाणु जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में हमने लिख दिया है
हमने लिख दिया वो परमाणु द्रव्यमान A कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब परमाणु क्रमांक दोनों का समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का भिन्न है, तो ऐसे परमाणु जो है वो याद रखना क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सर यहां पर A क्या है, A याद रखना परमाणु द्रव्यमान है। A क्या है, यहां पर परमाणु द्रव्यमान है। A यहां पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। और यहां पर Z क्या है, Z परमाणु क्रमांक है। Z क्या है, यहां पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कह सकते हो। और यहां पर जो X है वो क्या है, ये X याद रखना है आपको। ये क्या है, कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है जिसका समस्थानिक हो सकता है, वो परमाणु यहां पर हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे बताओ समझ आया या नहीं आया? ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे परमाणुओं को अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है? चलो अपन कुछ और बातें करते हैं। आप एक उदासीन परमाणु की बात करें, ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन परमाणु। 2 या 2 से अधिक ऐसे समस्थानिक परमाणु जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो उनके अंदर याद रखना है हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन, हमेशा और हमेशा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु या समस्थानिक जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, तो याद रखना उनके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ये कथनों के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नोट लगा करके, और नोट लगा करके मैं ये लिख सकता हूं कि ऐसे 2 या 2 से 2 या ऐसे 2 या 2 से ऐसे 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक समस्थानिक, 2 या 2 से अधिक समस्थानिक परमाणु, समस्थानिक परमाणु जिन पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उनमें कोई आवेश नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है। प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्लियर है बात? हाँ, कैसे अभी समझते हैं। अभी थोड़ा सा इसको अपन क्या करते हैं, समझते हैं। ध्यान दो। पहले तो आप याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास में एक समस्थानिक परमाणु है, कार्बन। कार्बन के समस्थानिक होते हैं 6 कार्बन 12, और कार्बन का एक समस्थानिक होता है 6 कार्बन 13, और कार्बन का एक समस्थानिक होता है 6 कार्बन 14। 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। क्लियर है? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर Z कितना है,
तो Z तो कितना है 6 है। यहां पर प्रोटॉन भी कितना है, तो प्रोटॉन भी 6 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 12 में से 6 के न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाए Z कितना है, 6 है। यहां पर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितना है, 6 है, और 13 में से 6 गए तो न्यूट्रॉन कितना है, तो आप कहोगे न्यूट्रॉन कितना है, 13 में से 6 गए न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां पर अपन बात करें Z बराबर कितना है, तो Z बराबर 6 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है, और 14 में से 6 गए, याद रखना न्यूट्रॉन कितना है, 8 है। अब ये उदासीन है। एक उदासीन समस्थानिक परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, हमेशा समान होती है। कैसे कि जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उदासीन परमाणु के अंदर। क्लियर है। लेकिन हमारे पास में क्लोरीन का समस्थानिक है, क्लोरीन का क्या है, समस्थानिक है। ये तो किसके समस्थानिक थे, ये समस्थानिक थे कार्बन के। अब अपन क्लोरीन के समस्थानिक की बात करते हैं, तो क्लोरीन का जो समस्थानिक होता है, जैसे क्लोरीन 17 क्लोरीन कितना 35, 17 क्लोरीन कितना 35, और एक क्लोरीन का समस्थानिक होता है, क्लोरीन का समस्थानिक होता है 17 क्लोरीन, 17 क्लोरीन कितना 37। यहां पर मुझे आप ये बताओ कि Z कितना 17, यहां पर आप मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन कितना, तो आप कहोगे 17, और यहां पर न्यूट्रॉन बताओ कितना, न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन याद रखना है आपको 35 में से 17 गए कितने बच गए, 18। कितने बच गए, 18। यहां पर Z कितना, Z 17, यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर प्रोटॉन का जो मान है यहां पर वो भी 17 है, और आपसे यह पूछा जाए कि यहां पर जो न्यूट्रॉन है तो 37 में से 17 गए कितने के बच गए, आप कहोगे सर 20 बच गए। अब देखो अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन अगर इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाए, यहां पर ये 35 लिखा गया है, यहां पर क्लोरीन है वो याद रखना 17, क्लोरीन कितना है 37 है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ यहां पर प्रोटॉन कितना 17 और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे तो आप कहोगे सर प्रोटॉन कितना 17, लेकिन यहां पर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कितना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। जितने प्रोटॉन उतने क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कहूं कि एक तटस्थ, तटस्थ मतलब उदासीन जो आपका समस्थानिक होता है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन जहां पर आवेशित समस्थानिक मिल जाए आपको, तो वहां पर याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होगी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि समस्थानिक के अंदर हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्या ये बात 100% सही है? तो आप कहोगे कि अगर ये बात सही है तो आपको याद रखना है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो समस्थानिक कौन से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जिस पर आयनित है, उसके अंदर याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या नहीं होगी, समान है नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान है नहीं होगी। तो कार्बन के ये समस्थानिक है, क्लोरीन के ये समस्थानिक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे, यूरेनियम के समस्थानिक की बात कर लेते हैं। यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप कहोगे यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 2 होते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, ये यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम याद रखना है आपको, यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 238, ये यूरेनियम का समस्थानिक है। उसके बाद में आपको याद रखना है नाइट्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14, तथा याद रखना आपको नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 15, दोनों क्या है एक दूसरे की क्या है समस्थानिक है, दोनों एक दूसरे की क्या है समस्थानिक है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16, एक तो ये याद रखना है। एक याद रखना है आपको 8 ऑक्सीजन 17, और एक आपको याद रखना है 8 ऑक्सीजन कितना, 8 ऑक्सीजन कितना 18। ये ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है,
3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। क्लियर है क्या बात मेरी? समझ आ रहा है? ओके। और सल्फर के भी कितने समस्थानिक होते हैं? 4 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बात करते हैं अपन, सल्फर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सल्फर की बात करते हैं। देखो सल्फर, सल्फर आता है 16 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। तो 16 नंबर पर आता है तो आप ये कहोगे कि सर 16, ये आ जाएगा आपका 32। सल्फर 16 32 कितना आ जाएगा? सल्फर 16 32। ये इधर देखो आप, सल्फर 16 और 32, सल्फर 16 32। क्लियर है? उसके बाद में आप कहोगे सर सल्फर 16 सल्फर आप 33 और 16 सल्फर कितना? 34। 16 सल्फर कितना? 34। और इसके बाद में सल्फर का अगला समस्थानिक 16 सल्फर कितना? 36। ये सल्फर के कितने समस्थानिक होते हैं? 4 समस्थानिक होते हैं। सल्फर के कितने समस्थानिक होते हैं? 4 समस्थानिक होते हैं। ब्लैक ज्यादा हो गया नहीं हुआ? इसमें बैकलाइट लाइट लगानी पड़ेगी फिर। चलो देखते हैं, इधर देखो आप, ये है किसके समस्थानिक? सल्फर के समस्थानिक। किसके समस्थानिक है? सल्फर के क्या है? समस्थानिक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ ओके। चलो समस्थानिकों के जो उपयोग है वो अपन आज ही करेंगे। चलो कर लेते हैं, 10 मिनट बाकी अभी हमारे पास में। एक हाइड्रोजन की बात और कर लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H कितना होता है? 2, और हाइड्रोजन 1H कितना होता है? 3। ये हाइड्रोजन के क्या है? 3 समस्थानिक है। इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है? प्रोटियम बोला जाता है। और इसके साथ साथ में आपको ये बोला जाता है प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम बोलते हैं। और जो लास्ट वाला 1H3 है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं ट्राइटियम या ट्रीशियम भी कहते हैं। ट्राइटियम या ट्रीशियम भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये समस्थानिकों के बारे में हमने चर्चा की है। समस्थानिकों के जो भी उपयोग है वो अपन कल पढ़ेंगे। कब? कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। लगभग 50 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है, 48-50 मिनट की हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन समस्थानिकों के उपयोग पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना आपको सिखाऊंगा। इसके साथ साथ समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, ये अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।